नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद स्पेशल में। और 2024 के साल के लिए कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जहां पे हमें वेल्थ क्रिएशन का सेफ और बेहतर तरीका मिले। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट इक्विटी में यानी सीधे जाके शेयर्स खरीद लें। एक दूसरा तरीका होता है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं। इस शो में हम कोशिश ये करते हैं लगातार कि आपको अच्छे अच्छे फंड्स की जानकारी दें कि किस फंड में आपको पैसे लगाने चाहिए, जहां आपका फंड मैनेजर बहुत अच्छा है और जो आपके पैसे को कंसिस्टेंटली ग्रो करता हुआ दिखेगा। और जब मार्केट लाइफ हाई पे खड़ा हो तब ये समस्या या मन में प्रश्न ज़रूर आते हैं कि बहुत सावधानी से हमें फ़ंड का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि मार्केट लाइफ हाई पे है, यूएस का मार्केट लाइफ हाई पे है। तो इस समय हमें वेल्थ क्रिएशन कैसे करना है। लेकिन जो पूरे इकोनॉमी की, जो देश की इस समय स्थिति है, उससे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े बुलरन की शुरुआत हुई है अभी, और ये अभी कई वर्षों तक आपको तेज़ी का माहौल दिखेगा। भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमी है और सबसे तेज़ी से बढ़ते हमारा बाज़ार भी है। तो ऐसे में मेरी मदद करेंगे फिरोज़ अजीज़ जी, जो आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं और बहुत अच्छे फंड हमें सुझाते हैं और मार्केट का भी ज्ञान थोड़ा इनसे लेंगे। फिरोज़ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और 2024 के लिए बहुत शुभकामनाएं आप सबको भी। आपको भी सर। तो फिरोज भाई, जैसा कि हमारे दर्शक हमेशा ये सोचते हैं कि वेल्थ क्रिएशन के नए नए तरीके सोचें, तो उसमें सबसे बढ़िया तरीका मुझे लगता है, जो नए इन्वेस्टर हैं या पुराने इन्वेस्टर हैं या मंझे हुए खिलाड़ी हैं, म्यूचुअल फंड एक बहुत सेफ और अच्छा तरीका होता है जहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलती है और थोड़ा थोड़ा पैसा आप हमेशा डालते रह सकते हैं। तो 2024 के लिए मैंने ये सोचा कि इस इतनी फंड की जो दुनिया है, इसमें इतने सैकड़ों फंड हैं, इसमें कैसे चुना जाए, कौन सा फंड सबसे बढ़िया प्रदर्शन करेगा, कहाँ सबसे बढ़िया आपको वेल्थ बन सकती है। और तरह तरह के फंड हैं, तो उसमें से जो मोती चुनना है वो काम आज आपको करना है। तो हमने सोचा कि एक बड़ा वाला फंड जिसमें लार्ज कैप, अल्ट्रा लार्ज कैप हों, एक मिड कैप वाले और एक स्मॉल कैप वाले। क्योंकि ये मिड कैप और स्मॉल कैप ना, इसमें चैलेंज कर रखा है इन्होंने लार्ज कैप वालों को कि आप देखते हैं कौन जीतता, और कई बार ये लोगों ने बुरी तरीके से हराया भी है। तो एक एक उनमें भी, और एक फंड हमें चाहिए जो थीम पर बेस्ड हो, यानी सेक्टोरल फंड होता है, उसमें रिस्क जरूर होता है, लेकिन हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर रिस्की भी होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं। तो एक सेक्टोरल फंड। तो ये 4 प्रकार के फंड मुझे आज आपसे चाहिए सुझाव के तौर पे। लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा मार्केट का ज्ञान दीजिए हमारे दर्शकों को कि मार्केट में इस समय चल क्या रहा है, रोज तेजी बन रही है। नमस्कार सर। जैसे आपने कहा, मार्केट में काफी तेजी है। चल ये रहा है कि तीनों वेरिएबल्स जो हैं, जो शॉर्ट टर्म की वेरिएबल होती है वो खबरों पे निर्भर करती है, लिक्विडिटी पे निर्भर करती है। मीडियम टर्म पे कंपनी की आई कैसी है, अर्निंग्स कैसी आ रही है, उस पे निर्भर करता है 2-3 साल में निफ्टी कहाँ जाती है। और तीसरा, लंबी अवधि में इकोनॉमी पे निर्भर करती है मार्केट। ये तीनों वेरिएबल्स डिक्टेट करते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म मार्केट को। आज की जो करंट मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, ये तीनों वेरिएबल्स पॉजिटिव निकले। तो इसीलिए मार्केट्स आर एट द पीक। क्यों तीनों पॉजिटिव निकले? एक तो खबर ऐसी आई स्टेट इलेक्शन के बाद कि भाई ये गवर्नमेंट की कंटिन्यूएशन की संभावना थोड़ी और बढ़ गई। काफी हाई थी पहले से ही संभावना, और बढ़ गई स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद। तो खबर अच्छी आई तो 57,000 58,000 करोड़ एक ही महीने में आ चुका है। उसके पहले नवंबर में 9,000 करोड़। तो इसकी एक कॉन्टेक्स्ट मिलती है, 9,000 एक महीने में, और इस बार 57,000 58,000 आ चुका है। दैट्स पॉइंट 1। दूसरा, कंपनी की आईओ ने भी बड़ा अच्छा सरप्राइज ही दिया है। 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स हो चुके हैं। अगर इसका हम हिसाब करें तो निफ्टी की जो 945 की अर्निंग की हमारी एस्टिमेट थी, वो अपग्रेड होकर 960 हो गई। पर पीस ऑफ निफ्टी 960 की इस साल की कमाई की हुई। रहा सवाल इकोनॉमी का, जीडीपी देख लें, जीएसटी कलेक्शन देख लें, फिस्कल प्रूडेंस देख लें, आईआईपी डेटा देख लें, और कोई भी और इन्फ्लेशन डेटा देखें, ये 5-7 जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स है वो भी काफी पॉजिटिव है। तो ये तीनों चीजें एक साथ आना एक कोइंसिडेंटल चीज है। दैट्स व्हाई वी आर एट वेयर वी आर, इन माय ओपिनियन सर। ये जिनको कहते हैं जो गोरे लोग हैं, ये इंतजार कर रहे थे कि विधानसभा के चुनाव देख लें उसके बाद आना शुरू करें। बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं क्या आजकल चुनाव में वो लोग? यस, हमने चुनाव के जो 1999 से एनालाइज किए थे, उसमें चुनाव एक जनरल इलेक्शन एक अपॉर्चुनिटी होती है। वो भय की वजह से लोग पैसे साइड में रखते हैं। अगर वो भय निकल जाता है
तो मार्केट गिर जाती है, कभी कभार एडवर्सिटी आती है तो नीचे गिर जाती है, गिरने के बाद लोग खरीदने लग जाते हैं। तो इररेस्पेक्टिव, इलेक्शन ईयर्स आर अपॉर्चुनिटीज। लास्ट 5 जनरल इलेक्शंस में पॉजिटिव रिजल्ट ही आया, 1 ईयर की इन्वेस्टिंग पीरियड्स में भी मिनिमम 10% की रिटर्न आई है। तो आई थिंक जनरल इलेक्शन का बहस ज्यादा है, बट एक्चुअली वो एक अपॉर्चुनिटी। जनरल इलेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है और उसकी वजह से काफ़ी कुछ माहौल में बदलाव आ रहा है और देखने को हमें मिल रहा है। तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि अच्छा, पहले तो एक ये जो बहस चल रही है आजकल बहुत, लार्ज कैप वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप, हमारे छोटे भाई लोग जो है ना एकदम धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, आप उसमें किस साइड में हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जिस साइड में पैसे बनने की संभावना ज्यादा हो उस साइड में हम चले जाते हैं, पिन पहनने की लोटे की तरह। बट कमिंग बैक, अगर हम एनालाइज करें तो स्मॉल कैप्स की जो निर्भरता होती है वो लिक्विडिटी पे बहुत ज्यादा होती है, अर्निंग्स पे भी होती है, बट मैक्रो इकोनॉमी पे उनकी निर्भरता कम होती है, निफ्टी कंपनियों की ज्यादा होती है। तो अगर हमें स्मॉल कैप की रैली की प्रोजेक्शंस करनी है तो हमें लिक्विडिटी पे ज्यादा तवज्जो देना है। इसीलिए हम एक टीम रखे हैं जिसमें स्मॉल कैप की हर दिन की जो स्मॉल कैप फंड्स की जो इनफ्लो आती है उसकी हम शाम को रिपोर्ट तो इस महीने दिसंबर में अब तक ऑलमोस्ट 4000 करोड़ आ चुका है। अगर ये 10 दिन तक नेगेटिव इनफ्लो आए तो एक डर की बात रहती है, पहला खतरे का साइन। तो अभी तक वो पहले खतरे का साइन भी नहीं आया है स्मॉल कैप में। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, एफआई की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप देखें टॉप 20 एनएससी स्मॉल कैप 250 में एफआई की होल्डिंग काफी बड़ी, भले ही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की नहीं बड़ी हो, एफआई की काफी बड़ी है। दैट अगर वो रिवर्स होता है, जब एफआई पैसे निकालने लगेंगे तो स्मॉल कैप की अंडर परफॉर्मेंस भी चालू हो सकती है। तीसरा पॉइंट, इस साल जो स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस आई है, जो हमने 3 जनवरी को ही कह दिया था कि इस साल आएगी, वो इस बैक पे आई थी कि 5 साल से 2018 से स्मॉल कैप ने निफ्टी को 4.7% पर एनम अंडर परफॉर्म किया। तो ये जो हुई है स्मॉल कैप की रैली, वो एक अंडर परफॉर्मेंस का करेक्शन है। वो करेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि अब स्मॉल कैप इतने भाग गए अब लार्ज कैप को भागना है। तो एक्चुअली स्मॉल कैप दबे हुए थे 4.5-5 साल से, वो ऐसा अमूमन होता नहीं। सो दैट्स व्हाट हैज गॉट करेक्टेड इन दिस लास्ट 1 ईयर ऑफ रैली 2023। तो अब ये कह रहे हैं आप कि अब अभी तक तो उन्होंने अपना पहले हिसाब पूरा किया है, पिछला वाला एरियर लिया है, अब वो खुल के बैटिंग करेंगे यहाँ से। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए, स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छा, वैसे भी आपने एकदम सही कहा, पॉलिटिकली जवाब सही था कि पैसे जहाँ बने, इसमें कैप ऐप में क्या रखा है, जिधर पैसे बने उधर निवेश करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बढ़िया, सबसे बढ़िया वाला लार्ज कैप का फंड जिसमें हमारे निवेशक पैसे लगा सकें। वो क्या होगा 2024 के लिए? वो लार्ज कैप के लिए आई वुड से निप्पॉन लार्ज कैप। निप्पॉन लार्ज कैप एक फंड जो है शैलेश राजभान जी मैनेज करते हैं, उनको कर्जा हो गए मोर देन अ डेकेड, वही स्कीम मैनेज कर रहे हैं। निप्पॉन लार्ज कैप ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, 31% की उन्होंने निफ्टी पे मतलब रिटर्न दी है, 20% 21% निफ्टी ने रिटर्न दिया है, 10% की निफ्टी पे आउट परफॉर्मेंस की है उन्होंने एक साल में, लास्ट 1 ईयर में। लार्ज कैप, लोग कहते हैं कि लार्ज कैप फंड में आउट परफॉर्म करना नामुमकिन सा है, बट शैलेश राजभान जी ने कंसिस्टेंटली लास्ट 2-3 साल से ये दिखाया है। सो दैट्स 18,000 करोड़ फंड। ये मेरा पहला लार्ज कैप पिक होगा। लार्ज कैप में भी इन्होंने अल्फा जनरेट किया जबरदस्त तरीके से, ये तो कमाल है। मतलब एक बड़े बड़े स्टॉक में तो एक मॉडरेट रिटर्न मिल जाए, लोग उसी से खुश रहते हैं, क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता है। तो अगर वो 10-15%, 10-12% भी ग्रो कर जाए तो बहुत बड़ा। यहाँ तो 20%, 21%, 25% तक के रिटर्न्स इन्होंने जनरेट किए हैं। एक सवाल बताइए, जो लार्ज कैप में चूंकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है, इंडेक्स में भी और फंड में भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर फाइनेंशियल्स में रहते हैं। क्या फाइनेंशियल्स में कोई आपको ऐसी थीम दिखती है जो आगे चल के उनके निम्स को मॉडरेट कर दें? आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही फरमाया। 26% की निफ्टी की जो वेट है वो बीएफएसआई सेक्टर से आती है, मतलब 1/4 एक सेक्टर पे है ना, बहुत बड़ी बात होती है। और उसमें भी 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स हैं, जैसे आप बैंकिंग एक है, जैसे बिग बैंक्स हैं, फिर एनबीएफसीज हैं, फिर एक फी मॉडल्स
जो इमर्ज हो रहे हैं, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी आज 4 लिस्टेड है, 5वीं लिस्ट होने की फिराक में है। कैनरा रोबेको की भी अनाउंसमेंट आई है कि वो भी अपनी सब्सिडरी को कैनरा बैंक लिस्ट कराना चाहती हैं। तो वो जो फी मॉडल है फाइनेंशियल सर्विस का, वो अंडर लिस्टेड है। आइडियाज उसमें कम थी बट अब बढ़ रही हैं। सो आई थिंक उधर जो आरओईज आती हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी ज्यादा होती है। सो आई थिंक क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज एक एज अ सेक्टर इटसेल्फ एक्सपैंड हो रहा है। आज आपकी एचडीएफसी लिस्टेड है, निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिस्टेड है। तो आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ी सेक्टर के अंदर ही रोटेशन जरूर देखने को मिलेगी, ये मेरा मानना है। एंड दैट्स हाउ अ लार्ज कैप फंड लाइक निपॉन लार्ज कैप विल प्रोटेक्ट इट्स अल्फा। ओके, तो पहला लार्ज कैप है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। अब दूसरा फंड बताइए जो मिड कैप का हो और मिड कैप में बढ़िया रिटर्न कमा के दे, लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न कमा के दे। आई थिंक कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एक बहुत बड़ा फंड है, बट फिर भी मेरा ये मानना है कि इसमें अल्फा चलेगी। ऑफ कोर्स इसके जो फंड मैनेजर थे पंकज टिब्रेवाल, वो रिजाइन कर चुके हैं, उनके लास्ट डे इर्द गिर्द ही है। तो ये जो 36,000 करोड़ का फंड है, मेरा ये मानना है कि पंकज टिब्रेवाल ने बहुत अच्छे बिजनेसेस उसमें डाले हुए हैं, और उनके जो सीआईओ थे हर्ष उपाध्याय, वो भी बहुत बेहतरीन फंड मैनेजर हैं। वो इस फंड को टेक ओवर कर रहे हैं और ये 36,000 करोड़ की जिम्मेवारी वो ले रहे हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूड रहेगी। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में लास्ट 4 साल से और काफी सारी आउट परफॉर्मेंस की है। प्रश्न यही है कि पंकज के बाद भी क्या ये फंड आउट परफॉर्म कर पाएगा, गिवन द फैक्ट दैट हर्ष उपाध्याय जो पंकज साहब के सीनियर थे, सीआईओ के दर्जे पे हैं, वो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। नीलेश शाह जो एमडी सीईओ हैं, वो भी एक फंड मैनेजर रह चुके हैं। तो आई एम नॉट टू वरीड अबाउट दिस फंड मैनेजर चेंज। तो कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एक मिड कैप स्कीम जो है वो बरकरार है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, इसीलिए दिस विल बी द सेकंड फंड आई वुड रेकमेंड सर। अच्छा, फॉर्चुनेटली हर्षा और पंकज दोनों से हमने अपने शोज में अलग अलग बात की है और दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त फंड मैनेजर हैं। अब मेरा तो बायस हो सकता है क्योंकि दोनों मेरे मित्र हैं तो ये जो सवाल का आपने जवाब दिया कि फंड मैनेजर के जाने से बहुत सारे लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं कि अगर फंड मैनेजर चला गया तो क्या वो फंड चेंज करें। तो चलिए, जो लोग नए लगा रहे हैं उनके लिए तो सब कुछ नया है, हर्षा जी हैं यहाँ पे, लेकिन जो पुराने वाले हैं उनको भी थोड़ा बताइए कि फंड मैनेजर रहने न रहने से इस फंड में क्या फ़र्क नहीं पड़ सकता। जिसमें मेक और ब्रेक हो सकता है। इस सिचुएशन में ये चेंज मेरे लिए अच्छा ही हो सकता है, क्योंकि एक 36,000 करोड़ एक बहुत बड़ी एसेट होती है कोटक के लिए एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो अपनी पूरी एनर्जीज डालेंगे, एक फ्रेशनेस आएगी पोर्टफोलियो में जो इंपॉर्टेंट होती है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ए फंड मैनेजर चेंज कैन एक्चुअली हेल्प। अगर जो टेक ओवर कर रहे हैं जो फंड, वो अगर फंड मैनेजर बेहतरीन हो तो ये चेंज और एक रोटेशन होता है, उससे काफी फ्रेशनेस आ सकती है एक स्टेल पोर्टफोलियो में। वरना क्या होता है कि 36,000 करोड़ का फंड होता है तो आपको एक एजिलिटी चली जाती है। तो एक फंड मैनेजर मेरे हिसाब से तो फंड मैनेजर छोड़ के भी ना जाए तो एक बड़े फंड्स में फंड मैनेजर चेंज की काफी बार जरूरत होती है, एंड दैट्स इंसिडेंटली हैपनिंग इन दिस स्कीम। बट ऐसा भी हो सकता है कि अगर फंड मैनेजर छोड़ जाए, जैसे आप देखें फ्रैंकलिन ब्लू चिप में एक फंड मैनेजर थी रोशी जैन, वो सितंबर 2021 में फ्रैंकलिन से चली गई एचडीएफसी में। फिर उनके जो फंड मैनेजर आए, वो वेंकी करके एक फंड मैनेजर है, उन्होंने टेक ओवर किया फ्रैंकलिन ब्लू चिप। वहां से जो डाउनहिल चालू हुई फ्रैंकलिन ब्लू चिप की, आज तक वो रिकवर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आई थिंक फंड मैनेजर चेंज कुड बी मेक और ब्रेक, बट इन सिचुएशन लाइक दिस, ये स्पेसिफिक सिचुएशन की बात करें तो मेरे लिए ये हिसाब से ये अच्छा है, ना कि बुरा। बिल्कुल, हर्षद उपाध्याय जी बहुत ही जाने इन्वेस्टर बने रहे। बिल्कुल, इन्वेस्टर बने रहे। जो लोग नए कर रहे हैं उनको इससे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने भी दोनों लोगों से बात की है, सुपर ब्रिलियंट लोग हैं, बहुत अच्छे से बहुत सेटल वे में फंड को ये मैनेज करते हैं। तो ये हो गया दूसरा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये आप मिड कैप में पैसे लगा सकते हैं इसमें अगर आप चाहें तो। चलिए, आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दो और फंड पूछेंगे, एक स्मॉल कैप और एक थीमेटिक फंड। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड स्पेशल में, जहां हम आपको 4 बेहतरीन फंड सुझाने वाले हैं 2024 में निवेश के लिए। अब तक आप 2 फंड जान चुके हैं, लार्ज और मिड कैप, और अब बारी है स्मॉल कैप और थीमेटिक फंड की। तीसरा बताइए हमें जो स्मॉल कैप का हो, ये और ज्यादा रिटर्न दे, ये दोनों से ज्यादा रिटर्न दे। करेक्ट।
जैसे आपने कहा ये स्मॉल कैप दोनों से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, बट इनमें से इन्वेस्टर को भी एक अपना फर्ज निभाना होता है कि ये तीसरे फंड में दोनों से ज्यादा आपको टाइम देना बिल्कुल है, रिस्क ज्यादा लेना है, लोग कहते हैं, बट जैसे ही मार्केट में रिस्क दिखता है फिर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बन जाता है। सबसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी शॉर्ट टर्म बन जाता है जब कोई कैटास्ट्रफी देखता है, तो वो फर्ज इन्वेस्टर को भी निभाना है। तो बट एचडीएफसी स्मॉल कैप एक ज्यादा रिटर्न देगा, बट ज्यादा अवधि के लिए आपको इसको डिब्बे में डाल के भूलना जरूर है, तब जाके ये ज्यादा रिटर्न दे पाएगा। तो चिराग सेतलवाड़ इसके फंड मैनेजर हैं, काफी बड़ा फंड है, 25,400 करोड़ का फंड है। ये साइज के फंड को स्मॉल कैप में मैनेज करने की जो क्षमता है इंडिया में काफी कम लोगों के पास है, और चिराग सेतलवाड़ उनमें से एक है। इसीलिए मुझे तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे फंड मॉडल पोर्टफोलियो में है, लास्ट 2 साल से है, और आई थिंक ये अल्फा देते जा रहा है। एंड आई थिंक हमने ये भी रिसर्च की कि ये चिराग सेतलवाड़ साहब करते क्या है कि इतने बड़े फंड में स्मॉल कैप में अल्फा जनरेट कर रहे हैं। तो हमने एनालिसिस की, इनके पास छोटे स्टॉक भी गणे हैं, ऑलमोस्ट 17-18 स्टॉक थे जब मैंने लास्ट एनालाइज किया, 5,000 करोड़ की मार्केट कैप से भी कम कंपनियां। तो ये बहुत मेहनत करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मार्केट के स्वभाव के हिसाब से चल रहे हैं। तो बहुत एक बड़े फंड मैनेजर को ऐसी छोटी कंपनियां करने के लिए, खरीदने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। सो इट्स आई वुड से चिराग सेतलवाड़ शुड हैव माय मनी इन 2024 एज वेल। बिल्कुल, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े रिटर्न की उम्मीद रखते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि फंड मैनेजर बहुत मेहनत करता है। स्मॉल कैप ढूंढना अपने आप में बहुत कठिन काम है, तो आपको समय देना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं कि आज लगाया और 2 साल बाद साहब रिटर्न नहीं आ रहा, ये मत करिएगा, क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत मेहनत लगती है। तो इसीलिए हमने कहा रिटर्न ज़्यादा, हर एक में ज़्यादा रिटर्न आपके लिए मांग रहे हैं, तो फिर आपको भी अपना फर्ज निभाना है कि आपको वक्त देना पड़ेगा। उसी क्रम में हम इसलिए लेके चल रहे हैं। चौथा, मुझे एक फंड चाहिए जो किसी सेक्टर की या किसी थीम पर बना हो। इसमें रिस्क ज़रूर ज़्यादा होता है क्योंकि ये थीमेटिक फंड होते हैं, लेकिन अब आजकल माहौल ऐसे चल रहा है, सेक्टर समझ में नहीं आ रहा है, हमारे दर्शक सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस सेक्टर में देखो वही चल रहा है, इधर भी चल रहा है, उधर भी चल रहा है, पीएसयू भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा सेक्टोरल फंड होगा जिसमें पैसे डाले जा सकते हैं? सर मेरे हिसाब से इसको मैं थीम बेस्ड कहूंगा, प्योर सेक्टर नहीं कहूंगा, बिकॉज इसमें कंजम्पशन की एक थीम है। मेरे हिसाब से इंडिया की जो आबादी है और जो यंग पॉपुलेशन है और उनके जो सपने हैं, वो फ्यूल करता है इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो कंजम्पशन इंडिया में होने वाली है अगले 8-10 सालों में। 8-10 सालें बहुत लंबी होती हैं, बट आई थिंक 3-4 साल में ये बहुत अच्छी तरह से पैन आउट होगा। इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है वो आपको गलियों में, मॉलों में, हर जगह, फ्लाइटों में दिखेगी। वो कंजम्पशन स्टोरी प्ले आउट होगी। अगर इकोनॉमी अच्छी कर रही है तो रूरल कंजम्पशन थोड़ा लैकलस्टर है, बट वो भी रूरल कंजम्पशन भी बढ़ेगा जैसे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, और आपकी जो टैक्स कलेक्शंस है उसकी वजह से जो टैक्स बढ़ती है, तो टैक्स बढ़ती है तो गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा आता है। गवर्नमेंट जब खर्चा करने लग जाती है तो फिर लोगों के, गरीबों के हाथ में पैसा आता है, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है। गरीब इन्वेस्टमेंट नहीं करता, उसको खर्च कर देता है। तो कंजम्पशन एज अ थीम ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स निफ्टी से आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखती है 5-6%। तो ये एक सेक्टर में आप पैसे डाल के भूल सकते हैं। देखिए, स्टॉक वाला जो इन्वेस्टर होता है वो आज पैसे डालता है, 15 दिन बाद निकाल लेता है। म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर को अगर सेक्टर में जाना है या थीम में जाना है तो ऐसा थीम चाहिए जहां स्ट्रक्चरल बुल रन आने की संभावना हो। इसीलिए विद द लिमिटेड चॉइस, विद दिस कैवियट, एसबीआई कंजम्पशन फंड, अपॉर्चुनिटीज फंड एक अच्छा फंड होगा। सौरभ पंत इसके फंड मैनेजर है, 1700 करोड़ का फंड है, तो ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो फंड मैनेजर की जो घूमने फिरने की, दूसरे स्टॉक के खरीदने बेचने की क्षमता जो है वो काफी इजी हो जाती है। बिल्कुल, सौरभ पंत इसके फंड मैनेजर है, एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड। इसमें एक सवाल और मुझे समझाइए, जो कंजम्पशन की जब हम थीम लेते हैं ना तो बहुत वास्ट हो जाती है। इस फंड में किस तरीके की कंजम्पशन वाली चीज़ों को ध्यान में शामिल किया जाता है? अगर हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, हमारे इसमें सबसे ज्यादा टॉप ऑफ माइंड आता है कंज्यूमर स्टेपल्स आते हैं, एफएमसीजी जैसी स्टॉक्स आते हैं। और इंडिया में जो एफएमसीजी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजम्पशन होगा। एफएमसीजी की भी बहुत वाइड डेफिनेशंस हो सकती हैं। मेरे हिसाब से देखें तो अगर आज जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इस सेक्टर का काफी बड़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन फैल चुकी है, बट वॉल्यूम ग्रोथ आएगा कंजम्पशन बढ़ने की वजह से। अब आज आप कोई भी गांव छोटे से छोटे दुकान में चले जाएं, आपको एचयूएल के प्रोडक्ट मिल जाएंगे या कोई भी एफएमसीजी, पॉपुलर एफएमसीजी के प्रोडक्ट वहां मिल जाएंगे। अब खरीदने की देर है।
तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज जो वॉल्यूम ग्रोथ आने वाली है वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से आने वाली है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी इन प्लेस है। दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। तो एफएमसीजी है, कंज्यूमर स्टेपल्स है, और अदर कंजम्पशंस इन टर्म्स ऑफ एक कंजम्पशन का निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स बनाया हुआ है, उसमें अगर आप देखते हैं तो ऑटो के स्टॉक्स भी दो चार आ जाते हैं। तो आई थिंक दिस विल बी बेसिकली कंज्यूमर स्टेपल्स लार्जली। ओके, तो ये हो गए 4 फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड मिड कैप का, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड, ये थीमेटिक फंड हो गया। अब ये 4 फंड आपको 2024 के लिए सुझाए जा रहे हैं। अच्छा फिरोज भाई, इसमें एक साथ पैसा लगाना है या एसआईपी के थ्रू ही जाना है? लमसम भी कर सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से एसआईपी के थ्रू जाएं, और अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा इकट्ठा वो रखा है तो आपको एसटीपी करनी है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो आपको इन चारों स्कीमों के लिक्विड फंड में पैसा डाल देना है जितना भी है, और जितने भी किस्त आप चाहें 4 से 6 महीने, बट इलेक्शन से पहले ये पैसा डलना चाहिए, उसके हिसाब से आप किस्तें डिसाइड कर लें। हर 15 दिन में एक किस्त डाल सकती है आपकी, तो आपके पास 7-8 किस्तों में पैसा लिक्विड फंड में पहले परचेज करें, और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान 6 या 8 किस्तों में 15 दिन की किस्तों में डाल सकते हैं आप। अगर आपके पैसे इकट्ठे नहीं हुए हैं तो आपको एसआईपी करनी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और फ्यूचर पैसे को जो कमिट कर रहे हैं वो जैसे आपकी आएगी बैंक अकाउंट में, वैसे वो डेबिट होगा। और कम से कम 5 साल रखना है इसको या 3 साल रखना है? कितने समय तक कम से कम रखना है इसको? देखिए, मेरे हिसाब से तो स्कीमों की रिव्यू करना हर साल 2 साल में जरूरी। आपकी जो शादी हुई है वो इक्विटी से हुई, स्कीमों से नहीं करनी आपको। तो मेरे हिसाब से ये स्कीम्स आपको रिव्यू जरूर करनी पड़ेगी 2 साल में, एज अ रिटेल इन्वेस्टर भी 2 साल में रिव्यू करनी पड़ेगी। बट आपको इक्विटी में 10-15 साल 20 साल हमेशा के लिए पैसा रखना है। स्कीमों से रिश्ता इतना गहरा ना जोड़ लें कि आप इमोशनली उसको निकाल ही ना पाए। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, 2 साल में आपको रिव्यू करना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो बरकरार रह सकते। तो थीमेटिक को रिव्यू करना है, और जो प्योर इक्विटीज वाले जिसमें कोई थीम नहीं है, ओवरऑल है, उसको आप लंबे समय रखें। और पैसा हमेशा लंबे समय में ही बनता है, मतलब वेल्थ लंबे समय में ही बनती है, अदरवाइज तो लोग ट्रेडिंग करते ही रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड ये 4 बेहतरीन आपके 2024 के लिए। और मेरा एक प्रॉमिस भी है आपसे कि 2024 के मध्य में 6-7 महीने बीतने के बाद, यानी जुलाई अगस्त के आसपास, एक बार फिरोज भाई के साथ फिर बैठेंगे और मैं इनका रिव्यू आपके लिए कराऊंगा, क्योंकि हम थोड़ा और ज़्यादा कॉशियस हैं। तो 6 महीने बाद इनका एक क्या कहते हैं उसको, स्टेटस अपडेट जरूर लेंगे कि क्या चल रहा है। इस बात का हमारा आपसे वायदा है। फिरोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए, और नए साल की आपको, आपके पूरे दोस्तों को और आपकी कंपनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बिल्कुल सर, सेम। तो ये था इस साल का बेहतरीन शो जो आपके लिए एक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगले हफ्ते फिर किसी नए फंड और फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।